नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। आज न्यूज़ रूम लाइव में 4 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे और सबसे पहले जो खबर होगी वो है दिल्ली से, जो दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, दिल्ली अब खुलेगी, पूरी तरीके से नहीं। दिल्ली को खोलने के लिए सिलसिलेवार तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी पहले औद्योगिक गतिविधियों को और फिर लोगों को जिस तरीके से ओपिनियन आएंगे उस तरीके से दिल्ली को धीरे धीरे खोला जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है और 1 जून से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 4 जो आप खबर देख रहे हैं, 4 बड़ी खबर। दूसरी जो खबर है वो ये कि महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में कोरोना के अभी भी केसेस जो हैं 20,000 से ज़्यादा हैं और इसलिए संभावना ये जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र को भी 1 जून से अनलॉक किया जाएगा। लेकिन राजेश टोपे जो कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि महाराष्ट्र में वो परिस्थितियाँ अभी नहीं आई है, क्योंकि अगर हम अनलॉक करते हैं तो कोरोना केसेस जो धीरे धीरे कंट्रोल हो रहे हैं वो और भी बढ़ सकते हैं और इसलिए महाराष्ट्र अभी नहीं खुलेगा। वहीं तीसरी जो बड़ी खबर है आज की वो ये कि एक नई बीमारी यानी कि डेंगू को लेकर, डेंगू आप जानते हैं हर साल जो दस्तक देती है, लेकिन इस बार डेंगू ने कोरोना, ब्लैक फंगस के बाद डेंगू की मरीजें भी अब देखने को मिल रही है, यानी कि दिल्ली में 6 मरीज पाए गए हैं। उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए वो ये कि अलीगढ़ शराब कांड में 12 लोगों की मौत हो गई और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए थे कार्रवाई को लेकर और इस मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ से जो खबर है उसमें जो कार्रवाई हुई है कि आखिरकार क्या कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड में 12 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि वहां के प्रधान ने यह दावा किया है कि 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो ये कि 12 लोगों की मौत हुई है और इस पर मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लेते हुए कड़े शब्दों में एक्शन दिया गया और एक्शन लेते हुए कहा गया कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और आपको बता दें कि इसमें कार्रवाई हुई है, अलीगढ़ प्रकरण में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीएस आबकारी संजय आर भुसरेड्डी ने कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ धीरज शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 अलीगढ़ राजेश कुमार यादव को भी सस्पेंड किया गया है इस मामले में। वहीं प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र 3 अलीगढ़ अशोक कुमार को भी सस्पेंड किया गया है, यानी 3 अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तो लखनऊ से खबर है, आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है अलीगढ़ शराब कांड मामले को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के हर साल मामले सामने आते हैं, जहरीली शराब पीने से मौत होती है और फिर से एक बार अलीगढ़ में ये देखने को मिला है जहां पर अलग अलग जगहों पर जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई है और कड़े शब्दों में निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए और आखिरकार कार्रवाई हुई है। लगातार कार्रवाई चल रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि इस मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रधान और आपको बता दें कि एसीएस आबकारी संजय आर भुसरेड्डी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे अलीगढ़ शराब कांड को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। तो चलिए हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे एसीएस आबकारी संजय आर भुसरेड्डी से बात करने की, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें अलीगढ़ मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों पर गाज गिरी है और इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ धीरज शर्मा को सस्पेंड किया गया है। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 अलीगढ़ राजेश कुमार यादव को सस्पेंड किया गया है। वहीं प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र 3 अलीगढ़ अशोक कुमार को सस्पेंड किया गया है। और एसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ बता। एसके वाजपेयी, बताइए इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। में 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जो इस तरीके का अवैध कारोबार कर रहे हैं जिससे लोगों की जान गई है, इन लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कठोर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ आबकारी विभाग पूरी तरीके से एक्शन में आया है और बड़ी कार्रवाई हमको अलीगढ़ में देखने को मिली है, जहां जो ठेका था, जो सरकारी लाइसेंसी ठेका था जिससे ये शराब खरीदी गई, उसको सीज कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो वहां के 3 आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, जिसमें आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी जी एसके वाजपेयी आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ एसीएस आबकारी संजय आर भुसरेड्डी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है जी। त्वरित कार्रवाई हुई है अलीगढ़ शराब कांड को लेकर। हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इसमें हम लोगों ने 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है जी, तथा विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी है, जिसमें वहां के जिला आबकारी अधिकारी श्री धीरज शर्मा है अलीगढ़ के,
वहाँ के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 अलीगढ़ के वहाँ के निरीक्षक आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव है जी और वहाँ के जो प्रधान आबकारी सिपाही है क्षेत्र 3 अलीगढ़ के अशोक कुमार, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश में हर साल इस तरह की घटना घटती है जहां अवैध शराब पीने से लोगों की जान चली जाती है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से तो हमारे साथ संजय आर भूस रेड्डी का फ़ोन कट गया है। आपको बता दें कि हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए। एस के वाजपेयी, सवाल ये उठता है कि ठीक है, त्वरित कार्रवाई हुई है, 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अभी आबकारी अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे, लेकिन सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता है। सवाल ये होता है कि ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बार बार उत्तर प्रदेश में दोहराई जाती है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि हम अगर इन घटनाओं की बात करें तो चाहे वो उन्नाव हो, राजधानी लखनऊ हो या राजधानी के बगल का जिला बाराबंकी हो, उसके पहले सहारनपुर और कुशीनगर हो, जहां बड़े पैमाने पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि उस दौरान भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, यहां तक कि संयुक्त आबकारी निदेशक स्तर के अफसर सस्पेंड हुए थे। लेकिन ये दूसरी घटना है जो कि अलीगढ़ में घटी है, जिसमें 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सारे मामलों को लेकर लगातार शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि जो भी आबकारी विभाग के अधिकारी हैं या जो गृह विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने बहुत बहुत क्या शुक्रिया, कार्रवाई की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि जहरीली शराब से जो मौत हुई है, यानी जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई है, आखिरकार ये शराब कहाँ पर बनी थी, ये हम विस्तृत तौर पर आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि अलीगढ़ का जो मामला है, इस मामले को लेकर लगातार तुल पकड़ता जा रहा है और लगातार जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जो जहरीली शराब है, हम आपको बता रहे हैं कि गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से ये मौत हुई थी, जो जांच में पता चला है। वेव डिस्टिलरीज के अलीगढ़ प्लांट में बनती है गुड इवनिंग शराब और इसी शराब के पीने से 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये जांच का मामला है, अभी फिलहाल इस मामले पर जांच चल रही है, लेकिन तत्काल हम आपको बता रहे हैं जानकारी के अनुसार, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। जो सरकारी दुकान थी ठेके की, वहाँ से लोगों ने शराब खरीदी थी और उस शराब को पीने से इन लोगों की मौत हो गई। अभी तक जो सूचना आई हैं कि जो अपमिश्रित जो शराब है उसके पीने से 8 व्यक्ति की मौत की अभी तक की सूचना आई है और 2 से 3 व्यक्ति की डायलिसिस जो है वहाँ पर इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस की ऑलरेडी टीम एसएसपी के नेतृत्व में खुद बनी हुई है और उसमें जो इसका ऑनर था यहाँ का, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर जो यहाँ शराब देने वाला जो ठेकेदार था, जिसकी दुकान से शराब खरीदी गई सरकारी ठेके से, उसको कहाँ से सप्लाई हुआ, इस चेन को भी हम लोग जोड़ने का प्रयास। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन इसके अलावा ये जांच में पता चला है कि ये गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से मौत हुई थी। हमारे संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन आगे क्या चल रहा है? योगेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए हम एक बार फिर से बताएं कि योगेंद्र सिंह से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार विस्तार से आपको बता देते हैं। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई और इस मामले में फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। चलिए अगली खबर की बात करेंगे और खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र, जैसे कि पहले से खबर आ रही थी कि 1 जून से महाराष्ट्र को भी अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सीधे सीधे कहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल वो स्थिति नहीं है कि महाराष्ट्र को खोला जाए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पूरी तरीके से लगाया गया है, यानी कि कुछ चीज़ों को लेकर ढील दी गई है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी 20,000 से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। 21 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 10% से अधिक है। कम संक्रमण दर वाले जगहों पर प्रतिबंधों में छूट मिल सकती है, यानी थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अनलॉक नहीं किया जाएगा। अनलॉक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपना बयान दिया है। महाराष्ट्र में नहीं होगा फिलहाल अनलॉक, क्योंकि वहाँ पर कोरोना केसेस अभी भी 20,000 से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। तो 21 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 10% से अधिक है।
कम संक्रमण दर वाले जगहों पर प्रतिबंधों में छूट मिल सकती है। ये नियमों में थोड़े से बदलाव किए जा सकते हैं। अनलॉक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान आया है और खबर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है और सबसे जो ज़्यादा केसेस इस वक्त आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र को अनलॉक करने की जो प्रक्रिया 1 तारीख से ये इस तरह की संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है कि महाराष्ट्र को भी खोला जाए। महाराष्ट्र यानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानियां वहीं पर हो रही है। लेकिन राजेश टोपे ने सीधे सीधे कह दिया है कि फिलहाल महाराष्ट्र में अनलॉक नहीं किया जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे ज़िले जहां पर संक्रमण दर में गिरावट आई है वहां पर थोड़ी सी छूट ज़रूर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें, और सीधे चलते हैं मुंबई, जहां हमारे संवाददाता आनंद गायकवाड़ जुड़ गए हैं। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो संभावना जताई जा रही थी 1 तारीख से कि मुंबई को भी यानी महाराष्ट्र को भी अनलॉक किया जा सकता है, मतलब धीरे धीरे ढील देते देते, यानी कि उन ज़िलों में जहां पर संक्रमण दर कम हो गए हैं या फिर हो सकता है कि लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति अभी वहां नहीं बनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मृतकों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, उसकी भी संख्या कम नहीं हो रही है। तो इसका चल के जो अभी 1 जून को जो लॉकडाउन खत्म होना था वो अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जिन जिलों में राहत की बात है, जहाँ पे कोरोना संक्रमण के आंकड़े और मृतकों के आंकड़े कम हो रहे, उन जिलों में कई जगह पे कुछ सहूलियत दी जाएगी और 15 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, ऐसा स्पष्ट संकेत महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने दिए है। हालांकि इसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से आंकड़े पूरे देश में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े थे, तो राहत की बात नहीं मिलेगी। 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है वो ठीक है, अभी तो जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ ज़िलों में कहा गया है कि धन्यवाद, कुछ ज़िलों में ये हो सकता है कि वहाँ पर छूट मिल सकती है। कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 36 जिले, 36 में से 18 जिले जो है रेड जोन में है, तो कुल मिला के मुंबई को छोड़ के महाराष्ट्र को राहत मिल सकती है। लेकिन जो 18 जिले हैं जो रेड जोन से बाहर है, जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम है, वहां पे लॉकडाउन में कुछ नियमों में सहूलियत दी जाएगी। लेकिन आपको बताती है मुंबई और जो मेट्रो सिटीज है, 6 डिविजनल सेंटर्स है, वहां पे लॉकडाउन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि यहाँ की मुंबई में, खासकर पूरे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो इस वक्त वहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया नहीं शुरू की जाएगी, यानी कि मुंबई को नहीं खोला जाएगा, महाराष्ट्र अभी नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र में जो कर्फ्यू पहले से लगाया गया है, लॉकडाउन जो लगाया हुआ है, वो अभी जारी रहेगा। बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली खुलने जा रही है। आपको बता दें कि 1 जून से दिल्ली में अनलॉक, यानी दिल्ली को सिलसिलेवार तरीके से अनलॉक किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। खासकर औद्योगिक क्षेत्र को लेकर सबसे पहले दिल्ली को खोलने की तैयारी है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है धीरे धीरे अनलॉक करने का समय आ गया है, यानी लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये कहते हुए सोमवार से फैक्ट्री खोली जाएंगी। इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि। और हमारे संवाददाता प्रभाकर जुड़ गए हैं इस वक्त इस खबर पर। प्रभाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली को अब धीरे धीरे खोलने की ज़रूरत है। 1 जून से दिल्ली खुलने भी जा रही है, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? देखिए,
बिल्कुल आपको बता दूं, जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो है एक बड़ा फैसला लिया था और जो है डीडीएमए की एक अहम और बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया है कि दिल्ली को अब सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी जो है सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो और उसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं उनको खोलने के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से जो है अभी केजरीवाल जी की तरफ से जो है दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि ये कहा गया है कि जो दिहाड़ी मजदूर है और जो मजदूर तबका है वो कहीं ना कहीं जो है लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो उसको देखते हुए जो फैक्ट्रीज हैं उनको खोलने का निर्णय सबसे पहले लिया गया है। और जो कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि जो बहुत से ऐसे जो मजदूर हैं जो कि दिल्ली से बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं, रोजी रोटी जो है रोज कमाते हैं, मेहनत मजदूरी यहाँ पर करते हैं, तो उनके देखते हुए ये दोनों जो है निर्णय लिए गए। हालांकि इस पर भी जो है जो कई व्यापारी संगठन है उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। उनका जो है मैं कहता हूं कि जो कैट के जो मंत्री हैं उनका प्रवीण खंडेलवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से केवल कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्रियों को जो खोलने की जो अनुमति दी गई है वो कहीं ना कहीं जो है समझ में नहीं आती, क्योंकि बाजारों को जो है वो बंद करने की जो बात वो अभी भी कही गई है, बाजार जो है लगातार अभी भी बंद रहेंगे। तो ऐसे में जो व्यापारी संगठन है उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि जब जिस तरह से फैक्ट्रियां खोली गई हैं तो ऐसे में जो फैक्ट्रियों के अंदर जो भी सामान बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 1 जून से दिल्ली खुलेगी और धीरे धीरे दिल्ली को पूरी तरीके से खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि दिल्ली में एक नई समस्या आ गई है। आपको बता दें कि कोरोना ब्लैक फंगस के बाद डेंगू ने भी दस्तक दे दिया है। डेंगू का खतरा बढ़ गया है और 6 मरीज भी पाए गए हैं। दिल्ली में बीमारी का ट्रिपल अटैक। कोरोना, ब्लैक फंगस के साथ अब डेंगू का भी कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में डेंगू के 6 मामले सामने आए हैं और जो कि चिंता का विषय बन गया है। मच्छरों का लार्वा कंट्रोल करने में एमसीडी पूरी तरीके से नाकाम है। लार्वा कंट्रोल करने वाली दवाइयों का नहीं हो रहा है छिड़काव। दवा छिड़कने वाले कर्मचारियों की कमी है और यही वजह है कि डेंगू ने भी अब दस्तक दे दी है और 6 मरीज भी पाए गए हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में बीमारी का ट्रिपल अटैक, कोरोना से थोड़ी सी राहत मिली थी, इसके बाद ब्लैक फंगस जो धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं और उसके बाद अब डेंगू का भी कहर देखने को मिल रहा है जो बेहद ही चिंताजनक है। एक बार आपको फिर से बता दें, 6 मामले सामने आए हैं डेंगू के दिल्ली में। तो कोरोना, ब्लैक फंगस और अब डेंगू। और डेंगू को लेकर सरकार ने क्या तैयारी की है, या फिर आपको बता दें कि एमसीडी की तरफ से गुलशन से फिर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता। गुलशन, में आपसे जानना चाहेंगे, डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अभी अभी कोरोना से थोड़ी राहत मिली है, ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है, लेकिन अब डेंगू भी सामने आ रहा है। सरकार क्या तैयारी कर रही है? दिल्ली में 6 मामले आने से और ध्यान जा रहा है जी, लगातार जो है मामले। तो चलिए तो गुलशन की आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दिल्ली में ट्रिपल अटैक है, यानी बीमारी का ट्रिपल अटैक, कोरोना, ब्लैक फंगस के बाद अब डेंगू भी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जौनपुर से खबर आ रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि जौनपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यानी तो आपको बता दें कि खबर हम दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण, आंखों का लाल होना इसके लक्षण हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बाद अब डेंगू ने भी दस्तक दे दिया है जो कि बेहद ही खतरनाक है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि और दिल्ली के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर कुर्सी वार हुआ है। आपको बता दें कि मामूली बात को लेकर आपस में भिड़ गए और कहासुनी के बाद पहले तो मारपीट हुई और मारपीट के बाद एक दूसरे पर कुर्सी फेंकने लगे। जौनपुर से खबर है, मामूली विवाद में कुर्सी वार, यानी कि कुर्सी से एक दूसरे पर वार किया गया है। सुजानगंज ब्लॉक का ये मामला है और ये तस्वीरों में आप देखिए, जौनपुर की तस्वीर है। कोरोना काल में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर, जहां आपसी विवाद में एक दूसरे पर किस तरीके से हमला करते हुए नजर आए। कुर्सी फेंककर एक दूसरे को पीट रहे थे, 2 गुट जो आपस में भिड़ गए। काफ़ी देर तक ये मारपीट चलती रही। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर हम आपको दिखा दें। सुजानगंज ब्लॉक के
पधना ग्राम पंचायत की बैठक में ये हंगामा हुआ। बैठक चल रही थी और बैठक में किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद एक दूसरे से मारपीट शुरू हुई और मारपीट के बाद जो कुर्सी बैठने के लिए यानी कि बैठक के लिए लगाई गई थी, जिस पर लोग बैठे थे, उसी को हथियार बनाकर एक दूसरे पर वार करने लगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जौनपुर की तस्वीर है ये ग्राम पंचायत पतहना विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत, जहाँ के ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट की बात संज्ञान में आई है। इसमें मैंने तत्काल एसओ मौके पर भेजा है। इसमें एफआईआर की प्रतिलिपि मिल गई है, तो तत्काल मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये ग्राम पंचायत की बैठक, उसमें अधिकारी भी मौजूद, उसके बाद भी इस तरह से कृत्य हो रहा है। देखो, विवाद तो कहीं भी हो सकता है, विवाद हुआ है, संज्ञान में आया कार्रवाई। और देवेंद्र खरे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। देवेंद्र, किस बात को लेकर ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर कुर्सी से वार करने लगे? जी, आपको बता दें कि अभी कल से 2 दिन के अंदर ये प्रधान का शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ है। आज खुली बैठक हुई है सुजानगंज ब्लॉक के पताना गांव में, जहां पर कई बार चुनाव के विवादों को लेकर ग्राम प्रधान ने आपसी ताल मटोल करती है, लेकिन कल जब जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मामला जौनपुर का है, जहां पर पंचायत में एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट में तब्दील हो गई और एक दूसरे पर कुर्सी से वार करने लगे। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना।